एक न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम लोग सवालों से। देखिए 4 kg द्रव्यमान का एक गुटका किसी तल पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया मान रखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दिया गया मान यम का मान दिया गया है 4 kg और स्थैतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक लिखा गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे म्यू एस इक्वल टू 0.4। क्या आपसे पूछा जाए म्यू एस का मात्रक कुछ होता है तो आप कहेंगे नहीं। कैसे नहीं होता अभी हम देखेंगे। तथा तल के बीच घर्षण बल ज्ञात करना है आपको, तो क्या करना है एफ का मान बताना है। एफ इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर स्टैटिक की बात की गई तो एफ एस लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर किसी तल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसका द्रव्यमान यम है, तो एम जी डाउनवर्ड्स लगता है और नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो अपवर्ड्स लगेगा। संतुलन की अवस्था में आर इक्वल टू एम जी होता है। अब देखिए हम जानते हैं कि घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण गुणांक के बीच जो संबंध होता है वो एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर। यहाँ से देखेंगे हम लोग म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, यही समझ लें अभी हम। म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, तो एफ एस क्या है? स्थैतिक घर्षण बल है। आर क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो दोनों बल ही बल हैं, तो ये कैंसिल होगा, कोई मात्रक नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है म्यू एस इक्वल टू 0.4, कोई भी मात्रक यहाँ पर नहीं रखा गया। अगली बात देखते हैं हम लोग अब कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर है और म्यू एस का मान दिया गया है 0.4 और आर की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? एम जी, एम इंटू जी, और 0.4 रख कर गुणा करेंगे द्रव्यमान से। द्रव्यमान का मान दिया गया 4 kg, जी का मान दिया गया 10। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा ये 4 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे, ये 4 होगा तो 16 आएगा। तो आंसर आएगा 16। और ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, जस्ट फार्मूला बेस्ड। हम आपको इसमें क्या क्या समझाएं, आप इस प्रश्न से समझ गए होंगे कि म्यू एस का मात्रक क्यों नहीं होता, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मात्रक क्यों नहीं होता, यहाँ से आप समझ गए। और एफ एस म्यू एस के बीच रिलेशन क्या होता है, एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर, ये आप समझ गए। आर क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और म्यू एस क्या है? स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और एफ एस क्या है? स्थैतिक घर्षण बल। और आप यहाँ पर समझ गए अगर कोई वस्तु किसी तल पर रखी होती है तो उसका जो भार होता है वो डाउनवर्ड्स वर्क करता है और उस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल जस्ट अपोजिट साइड में अपवर्ड्स वर्क करेगी। इस तरह से ये बातें हम यहाँ पर समझ जाते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन गति से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन वैल्यूज। दी गई वैल्यूज क्या है सबसे पहले उसको रखते हैं हम लोग। हमको दिया गया है 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से, तो ए का मान दिया गया है 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगली वैल्यू दी गई है जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको फाइंड आउट करना है पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक। हम जानते हैं गतिज घर्षण गुणांक को म्यू के से लिखते हैं। म्यू के इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड आउट करना। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु किसी तल पर चल रही है, चलना शुरू कर देती है, तो वहाँ पर जो घर्षण बल लगता है वो गतिज घर्षण बल लगता है। और
गतिज घर्षण बल के केस में एफ के लिखते हैं, एफ के इक्वल टू म्यू के आर लिखते हैं, म्यू के आर। व्हाट इज आर? नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के क्या है? गतिज घर्षण गुणांक। एफ के क्या है? गतिज घर्षण बल, गति की अवस्था में जो घर्षण बल लगता है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि आर इक्वल टू व्हाट? आर इक्वल टू एम जी। किस केस में? जब वस्तु प्लेन पर गति कर रही है तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट के बराबर होता है। तो एफ के इक्वल टू म्यू के आर लिखा गया। और आप देखें कहा गया है कि वस्तु ए त्वरण से चल रही है, तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो वहाँ से लिखेंगे जो गति घर्षण बल है वो वही बराबर किसके होगा? एम ए के। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ए त्वरण से चल ए मंदन से चल रही है, उस दशा में एफ के इक्वल टू एम ए होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एम ए इक्वल टू म्यू के आर। आर की जगह पर क्या होगा? आर की जगह पर एम जी लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे म्यू के एम जी। अब यहाँ से देखें हम एम कैंसिल, मिलेगा क्या? म्यू के इक्वल टू ए बाई जी। तो एक फार्मूला बन गया, गतिज घर्षण गुणांक इक्वल टू जिस त्वरण से वस्तु चल रही है, जिस मंदन से चल रही है वह अपान जी। तो ए बाई जी आप एग्जाम में शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अगर एक नंबर पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको। अब हम दी गई वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज क्या है? ए का मान दिया गया 2.0 बाई जी का मान दिया गया है 10, तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 आएगा 0.2। और म्यू के है, तो म्यू के का कुछ मात्रक होता है तो आप बताइए। हमको तो पता है कोई मात्रक नहीं होता, तो कोई मात्रक नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका वैल्यू आएगी 0.2। आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है, उनके बीच घर्षण कोण क्या है? तो हम जानते हैं कि जो घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के बीच क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम जाने कि घर्षण कोण किसे कहते हैं। घर्षण कोण तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में ये बताया गया था कि जो घर्षण बल होता है, जैसे एग्जाम फिगर बना के बताएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक वस्तु इस तरह से रखी गई है, इसका भार mg डाउनवर्ड्स, अविलंब प्रतिक्रिया बल P लिखा गया था। सिंपल सा, अगर वस्तु रखी रहती है तो मतलब ये जैसे समतल पर है तो P अप साइड mg डाउन साइड दोनों एक दूसरे कैंसिल किए हैं, वस्तु संतुलन अवस्था में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग। अगर इस पर कोई बाह्य बल लगा दिया जाता है F, तो बाह्य बल लगाते ही एक बल नया बल आ जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। उस बल का क्या नाम बताया गया था? हम जानते हैं उस बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। और वह घर्षण बल लगाए गए बाह्य बल के विपरीत ही काम करता है, सापेक्षिक गति के विपरीत काम करता है। तो Fs अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अब देखिए Fs इधर हो गया। हम बताए थे आपको जो अविलंब जो उसका प्रतिक्रिया बल होता है वो अपने को बाएं साइड झुका लेता है। अगर ये दाहिने साइड खींचा जा रहा है तो बाएं साइड झुका लेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है, ये P बन जाता है। अब इसको हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक स्थल के समांतर जिसको Fs कहा गया था, एक स्थल के लंबवत जिसको हम लोग नॉर्मल प्रतिक्रिया बल बोले थे। केमिस्ट्री याद आ जाती है हमको, नॉर्मल प्रतिक्रिया बल कहना है आपको। तो R इस तरह से होता है। अब ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल और इसका Fs का रिजल्टेंट P, इस नॉर्मल के साथ जो कोण बनाता है उसी को बोलते हैं हम लोग घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर θs है तो उस दशा में जो बताया गया था आपको कि μs इक्वल टू tan θ। यस,
ये क्या है, घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और ये क्या है, थीटा एस एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट ले लेते हैं हम लोग, तो उस दशा में म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा एस बनता है। अब देखिए म्यू एस का मान दिया गया है √3, तो यही बराबर लिख लेते हैं अभी हम, 1/√3 दिया गया है, 1/√3, और हम जानते हैं 1/√3 tan में किस पर होता है, tan 30 अंश पर होता है। किस पर होता है, tan 30 अंश पर। तो अब यहाँ से देखें थीटा एस, थीटा, तो थीटा एस जो आएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा वो 30 अंश आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा ऐसी से जस्ट सेम है, दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक √3 है, उनके बीच घर्षण कोण क्या है। तो ये कहानी कहने सुनने के बाद आप डायरेक्ट समझेंगे कि म्यू एस इक्वल टू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखेगा ही, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं हम। म्यू एस यहाँ पर फिर दिया गया है √3, तो ये tan कितने का मान होता है, ये मान होता है tan 60 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे थीटा एस की वैल्यू जो आएगी वो 60 डिग्री आएगी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यही होता है। तो इस तरह से हम लोग दो न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लिए। आप इन दोनों फार्मूला को जानेंगे अगर, तो ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से सॉल्व करिए। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। 2.0 kg का एक पिंड 0.5 घर्षण गुणांक के एक क्षैतिज तल पर स्थित है। 6.0 न्यूटन का बल लगाने पर कितना घर्षण बल लगेगा। तो जो बच्चे थोड़ा सोचते हैं वो तेज, अपना बहुत सरल सवाल बता दिए हम, थोड़ा हम तेज कर लेते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें एक बार, फिर आंसर मिलाएं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले दिया गया मान रखते हैं। दिए गए मान में गिवन वैल्यू जो हमारी है वो पिंड का द्रव्यमान दिया गया है 2.0 kg, 2 kg। घर्षण गुणांक म्यू का मान दिया गया है 0.5। यूनिट तो कुछ होती नहीं, मात्रक तो कुछ इसका होता नहीं, तो इसलिए हम 0.5 रखेंगे। एंड एक्सटर्नल फोर्स 6.0 का न्यूटन बल लगाने पर एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन 6.0 न्यूटन। ये कहानी है। आपको बताना है कि कितना घर्षण बल लगेगा, F इक्वल टू व्हाट। तो घर्षण बल बताने के लिए हम जो फार्मूला आपके दिमाग में बताए हैं और आपके दिमाग में जो बात बन रही होगी माइंड में, वो F इक्वल टू म्यू आर। सीधी कहानी क्या बन रही होगी बात, F इक्वल टू म्यू आर। अब एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर, एफ के इक्वल टू म्यू के आर, इन दोनों में से कौन यूज़ करें हम, ये सोचने वाली बात है। या इससे पहले एक और बताया गया है कि एफ एस इज लेस देन म्यू एस आर, आर इक्वल टू म्यू एस आर। तो ये बात कब के लिए है, कब बराबर होता है, कब लेस देन होता है। अगर आप इसको समझ लिए होंगे तो तुरंत ही न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, हमने आपको बताया था कि अगर किसी समतल पर एक पिंड रखा गया, अब ये संतुलन की अवस्था में है, कोई बल वल बाहर से नहीं लगाया गया है, mg डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। जब इस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो अपोजिट दिशा में घर्षण बल आ जाता है, F मान लेते हैं। हमने आपको बताया कि अगर लगाया गया बाह्य बल पर्याप्त नहीं है तो यह वस्तु गति में नहीं आती है। मान लीजिए 0 से शुरू करते हैं, अभी हम 0 न्यूटन का फोर्स लगाया ही नहीं, मतलब 0 न्यूटन फोर्स लगाए हैं तो वस्तु तो चलेगी नहीं। उसके मान को बढ़ाते जाते हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, तब भी वस्तु गति में नहीं आती। मान लिया कि 5 न्यूटन, 6 न्यूटन पर 10 न्यूटन लिख देते हैं। मान लिया कि 10 न्यूटन
पर बल लगाने पर वस्तु गति में जाती है। मतलब 1 न्यूटन लगाए नहीं मोशन में की आई, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन सब लगाते गए, 10वें पे जाके वस्तु गति में आती है। तो हमें आप ये बताइए, जब 1 न्यूटन का बल लगाए हैं तो इधर रोकने वाला कितने न्यूटन का बना? आप कहेंगे 1 न्यूटन का। मान लीजिए इधर 2 न्यूटन लगा दिए, तो कोई बच्चा बोलता है कि 2 न्यूटन का इधर लग गया, कोई कहता नहीं 5 न्यूटन का लगा है, पहले से जो घर्षण बल है उसका मान 5 न्यूटन है। तो ठीक है, अगर 5 न्यूटन का घर्षण बल है तो हम 2 न्यूटन का लगाए हैं, तो बस तो इधर चलनी चाहिए अपने आप। भाई हमने 2 न्यूटन लगाया, किसी ने बताया इधर 5 न्यूटन का घर्षण बल बन रहा है, तो अपने से इधर चली जानी चाहिए बस 3 न्यूटन के साथ। ऐसा नहीं होता। हम इस वैल्यू को बढ़ाएं, 4 न्यूटन कर दिए, 5 न्यूटन कर दिए, तो 5 न्यूटन कर दिए अगर मान लिया, तो जो घर्षण बल है वो 5, तब भी वस्तु नहीं जा रही है, तो घर्षण बल इसका मतलब बढ़ता जा रहा है। 5 न्यूटन तो माने नहीं थे अभी आप। अगर 5 न्यूटन मान लें तो वस्तु, जब 2 न्यूटन लगाए थे हम, तो वस्तु गति में इधर आनी चाहिए थी, मीन्स इस साइड। ऐसा नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन सब लगाते जा रहे हैं, तब भी वस्तु स्थिर है, नहीं जा रही। इसका मतलब बैलेंस करने वाला कोई बल जो है उसका मान बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने वाला कौन सा बल आया था? घर्षण बल। तो घर्षण बल जब तक वस्तु रुकी होती है उस दशा में जो घर्षण बल रहता है उसको स्थैतिक घर्षण बल बोला गया था, बताए थे हम आपको। और वह घर्षण बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बताए थे। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अपने को एडजस्ट करता है। कैसे एडजस्ट किया? यहाँ पर 1 न्यूटन लगाए तो इधर 1 न्यूटन बन गया, क्योंकि तभी तो बैलेंस बनेगा, वस्तु आगे नहीं जाएगी। 2 न्यूटन लगाए, 2 न्यूटन कर लिया, 3 न्यूटन लगाए, 3 न्यूटन कर लिया। तो ऐसे ऐसे हम बाह्य बल के मान को बढ़ाते जाएंगे, इधर वाला मान बढ़ता जाएगा, बैलेंस किया होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका अधिकतम मान हो जाएगा, F का मान, घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाएगा। उस दशा में यह वस्तुगत, तब उसके बाद एक्स्ट्रा बल लगाने पर वस्तुगत की अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि यह उसके बाद तो बढ़ नहीं पाएगा। अब देखते हैं हम लोग जो लिखते हैं F इक्वल टू म्यू आर, ये लेस देन या इक्वल टू जो मार्क लगाया गया है ये तब तक के लिए है जब तक वस्तु गति में नहीं आती। F लेस देन म्यू आर, और इक्वल वाला तब बनाएंगे, इसमें 2 है ना, जान रहे हैं आप, F लेस देन म्यू आर, F इक्वल टू म्यू आर। तो F इक्वल टू म्यू आर कब बनेगा? जब वस्तु गति में आ जाती है, मतलब F के मैक्सिमम मान को बोलते हैं हम लोग। तो पहले हम अब इस न्यूमेरिकल पर आते हैं। इस न्यूमेरिकल पर आते हैं, F का मैक्सिमम मान पहले ज्ञात करें। हमने आपको बताया कि जब तक वस्तु गति नहीं करती उस दशा में जो घर्षण बल होता है उसको हम लोग स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। और जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ता है, स्थैतिक घर्षण बल अपने को एडजस्ट करता है, अपना मान बढ़ाता जाता है, बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम स्थिति तक जाता है। उसके बाद बेचारा बैलेंस नहीं कर पाता, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया बाह्य बल वह उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो वस्तु गति में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको पहले फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना बन सकता है। तो मैक्सिमम के लिए यही यूज़ करेंगे हम लोग, मैक्सिमम के लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे, मैक्सिमम के लिए यूज़ करेंगे F इक्वल टू म्यू आर। F के मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करेंगे F इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू का मान दिया गया है 0.5 इंटू आर का मान क्या मिलेगा, ये भी समस्या बनी आपके लिए, हमारे लिए नहीं। आर का मान जानते हैं हम लोग mg, आर का मान mg जानते हैं हम लोग। तो 0.5, m का मान 2 kg दिया गया है, g का मान 10 है, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा, पॉइंट लगा है 1 आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 न्यूटन, वो जो एग्जाम्पल लेके 10 समझाया था उसको भूल जाइए, समझने के लिए था। F इक्वल टू मैक्सिमम मान जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको बोले थे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं 10 न्यूटन। मतलब कि आप एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन तक बढ़ाते जाएंगे, 9.9 तक बढ़ाते जाएंगे, तब तक वस्तु नहीं गति करेगी। और जैसे ही 10 पे पहुँचते हैं बैलेंस कर जाएगा, वस्तु गति कर जाएगी। तो अधिकतम मान Fs
मतलब एक सिंपल भाषा में समझें 10 न्यूटन तक बैलेंस करता है। तो एफ का मैक्सिमम मान कितना होता है 10 न्यूटन। और अब समझिए यहाँ पर वस्तु रखी गई है, जो एफ एस का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 10 न्यूटन, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर आप बाय 1 न्यूटन लगाएंगे तो यह 1 न्यूटन बनाएगा, 2 न्यूटन लगाएंगे 2 न्यूटन बनाएगा, 3 न्यूटन लगाएंगे एक्सटर्नल तो 3 न्यूटन बनाएगा। ये बनाते बनाते मैक्सिमम कितना बना सकता है 10 न्यूटन। लेकिन हमको जो एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है यहाँ पर बाह्य बल 6 न्यूटन दिया गया। मतलब आप 6 न्यूटन जब बाह्य बल लगाते हैं या बराबर 6 न्यूटन, तो उस दशा में इन दैट कंडीशन द फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल कितना होगा? हमको लगता है केवल क्या होगा आप बताइए 6 न्यूटन होगा, क्योंकि शुरू से हम समझा रहे हैं कि जो घर्षण बल होता है स्थैतिक घर्षण बल सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने को एडजस्ट करता है, जितना बाह्य बल लगाया जाता है उसी हिसाब से एडजस्ट करता है। और इसकी एक अधिकतम वैल्यू होती है, उसके बाद एडजस्ट नहीं कर पाता, और जैसे अधिकतम तक पहुंच पाता है ये बाय एक्सटर्नल फोर्स अधिकतम तक पहुंचा देते हैं, बस तो गति में आ जाती है। तो इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए 6 न्यूटन। कितना होना चाहिए 6 न्यूटन। योर आंसर विल बी 6 न्यूटन। मतलब जो फाइनली वैल्यू निकाले हम 6 न्यूटन बताएंगे आप 10 न्यूटन नहीं बताएंगे। 10 न्यूटन अधिकतम मान होता है, अधिकतम तभी लगता है जब वस्तु गति की अवस्था में आने लगती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वहाँ तक पहुँचे नहीं हम केवल 6 न्यूटन एक्सटर्नल लगा रहे हैं, इसलिए इंटरनल जो घर्षण बल बनेगा वो 6 न्यूटन ही बनेगा। आइए अगले न्यूमेरिकल के साथ हम लोग संघर्ष करते हैं। क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके आनत तल में यम द्रव्यमान का एक गुटका रखा है। गुटके तथा आनत तल के बीच जो घर्षण गुणांक है म्यू है। गुटके पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। गुटके पर लगने वाला कौन सा बल? कब से बात हो रही है? घर्षण बल। घर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ दिया गया मान है ही नहीं, इसका मतलब हमको एक फार्मूला टाइप का मिलेगा और उसी से हम संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले दिए गए प्रश्न के अनुसार कल्पना करना शुरू करते हैं। क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके आनत तल। आनत तल माने जैसे आप अगर आपके घर के सामने सड़क गई है, आपका घर थोड़ा ऊंचाई पे है, तो आप एक पटरा लगा लेते हैं गाड़ी चढ़ाने के लिए, उसी को बोलते हैं आनत तल। एक आनत तल है जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो तल बनाते हैं। ये ऐसे हो गया, गाड़ी आपको चढ़ानी इसी पर, ये आनत तल हो गया। इसी पर एक वस्तु रखी गई है, एक गुटका रखा गया, गुटका रखा गया, गुटखा नहीं, खा मतलब खैनी हो जाएगा, गुटका रखा गया। तो गुटके तथा आनत तल के बीच ये थीटा कोण दिया गया तब तक। अगली बात है कि गुटके तथा आनत तल के बीच जो घर्षण गुणांक है म्यू है। गुटके पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए गुटके पर लगने वाला बल एफ है। एफ तो लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, एफ इक्वल टू हार्ट, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। तो गुटके का द्रव्यमान कुछ कल्पना करते हैं हम लोग कि गुटके का द्रव्यमान एम होगा। दिया भले नहीं हो, कुछ तो फार्मूला बनाएंगे, नहीं तो उल्लू बन जाएंगे ऐसे सवालों में। गुटके का द्रव्यमान एम होगा तो वस्तु का भार, गुटके का भार डाउनवर्ड्स mg काम करेगा। और हम लोग जानते हैं इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनेगा R। हमने बताया था आपको कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनता है जो इस तल के लंबवत होता है। तो लंबवत माने ऐसे होगा, गलती से ऐसे मत करिए कि mg का सीधा बना लें, रटाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप इस पर लंब बनाएंगे, इस तल पर लंब बनाएंगे। और हमने आपको बताया था कि इस भार mg का 2 घटक बनाए थे हम। एक घटक इस आनत तल के समांतर और इस दूसरा घटक इस आनत तल के लंबवत। तो इस आनत तल के समांतर जो घटक बनाएंगे वो इधर आएगा, लंबवत वाला इधर जाएगा ऐसे। और ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा है। नहीं आता है तो बैठ के दिमाग खपाइए। थीटा ये है तो थीटा ये भी होगा। तो ये कोण हमने बताया था आपको कि जो भार है mg, थीटा के साथ क्या भाग बनेगा, कंपोनेंट बनेगा,
mg cos थीटा, cos थीटा बनेगा। अब देखें हम लोग, और इधर वाला भाग बताया गया था mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये किसी आनत तल पर रखा गया है, इस पर एक घर्षण बल या फिर इधर लग जाएगा। और हम लोग जानते हैं F इक्वल टू म्यू आर होता है। क्या होता है? म्यू आर। तो म्यू तो दिया ही गया है, आर का मान ये देखिए बैलेंस कर रहा है, ऐसे वस्तु तो जा नहीं रही है, आर का मान mg होगा, क्योंकि ऐसे मोशन नहीं हो रहा है। अब इधर मोशन होगा कि नहीं होगा ईश्वर जाने, लेकिन यहाँ हम लोग जान रहे हैं r इक्वल टू mg ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब वस्तु दबा नहीं पा रही इसको, तो r इक्वल टू mg होगा। तो r की जगह पर mg रखेंगे तो f का मान यही बनेगा। लेकिन हमने छोड़ा क्या? हमने cos थीटा छोड़ दिया, cos थीटा ऐसे, f इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो इस तरह से f का मान निकाल लेते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप संपर्क करिए, वो भी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे हम। आइए अगले न्यूमेरिकल के साथ एंजॉय करते हैं हम। 10 kg द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज तल पर रखा है। इसे क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 100 न्यूटन का बल लगाकर खींचा जाता है। यदि गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक 0.10 है तो गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए और g का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हम दी गई वैल्यूज रखते हैं, जैसे पहले रखते चले आए हैं। ये हर न्यूमेरिकल में होना चाहिए कि आप गिवन वैल्यूज सबसे पहले रखिए। आप गिवन वैल्यूज रखेंगे तो कुछ आपके दिमाग में डाटा फिट होगा और जो फार्मूला संबंधित पढ़े होंगे अपने आप प्रिंट कर जाएगा। चलिए, यम द्रव्यमान, तो यम का मान दिया गया है 10 kg, ठीक। क्षैतिज तल पर रखा गया है तो थीटा का मान 0 होगा, क्योंकि क्षैतिज से ही हम लोग एंगल मेजर करते हैं। इसे क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो यहाँ जो थीटा का मान रख रहे हैं हम लोग 30 अंश, वो तल का झुकाव नहीं है, बल्कि वस्तु प्लेन पर रखी गई है। जो बल लगाया जा रहा है वो ऐसे तिरछा लगाया जा रहा है 30 अंश के कोण पर। और F का मान एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन कितना? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन दिया गया। यदि गुटके और तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू, म्यू का मान कितना दिया गया है? 0.10। कोई मात्रक होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए, A इक्वल टू व्हाट? गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए, g का मान दिया गया है, नहीं रखते हम लोग, दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहानी बनाते हैं। गुटका है एक क्षैतिज पर रखा गया है। किस पर रखा गया है? क्षैतिज पर, क्षैतिज तल पर। तो ये गुटका रख लेते हैं, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दी गई कंडीशन के अनुसार भार mg डाउनवर्ड्स, और देखिए r अपवर्ड्स, ये तो लगता ही है, पढ़ते पढ़ते हमको रटा गया है। अब क्या करेंगे कि इस पर 100 न्यूटन का 30 अंश के कोण पर एक बाह्य बल लग रहा है। तो चलिए ठीक है भाई, सेंटर पर बांध के 30 अंश पर लगा देते हैं। मान लिया 30 अंश यही है। 30 अंश पर एक बाह्य बल लगता है जिसका मान दिया गया है 100 न्यूटन, ठीक। अब हमने आपको कंपोनेंट बनाना बताया है कि इस तरह से कोई वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर फोर्स है, तो इसका जो थीटा होता है उसके साथ कास लिख देते हैं और बाकी साइन के साथ रखते हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा, cos 30 अंश रखते हैं यहाँ पर, थीटा का मान 30 अंश दिया गया है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट उसको रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, समझिए आप, उसको रख लेते हैं F sin थीटा। कंफ्यूज ना होइए, F cos थीटा, F sin थीटा ऊपर साइड। अब बताइए कि कोई घर्षण बल लगा होगा इधर F, तो हमसे वो तो पूछा नहीं है।
पूछा नहीं लेकिन पता कर लेंगे हम क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए mg डाउनवर्ड्स, r अपवर्ड्स, f साइन थीटा अपवर्ड्स। अब देखेंगे हम लोग गति किधर हो रही है किधर नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्षैतिज तल पर रखा गया है तो तल को तोड़ के नीचे तो जा नहीं रहा है, ना तो ऊपर उठ रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं दिख रही हमको। तो ये जो mg होगा r प्लस एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा भी तो ऊपर काम कर रहा है, mg जो होगा r प्लस एफ साइन थीटा के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि बैलेंस कर रहा भैया इसलिए बराबर होगा, ज़्यादा समझा नहीं पाएंगे हम। r प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ से। r इक्वल टू लिखेंगे mg माइनस एफ साइन थीटा। यम का मान दिया गया 10 kg, जी का मान दिया गया 10 माइनस एफ का मान दिया गया 100। थीटा क्यों लिखे भैया? 30 अंश लिखे, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा तो 50 आएगा, 50 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो बन रहा है अब कौन सा प्रतिक्रिया बल? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, उसका मान आ रहा है 50 न्यूटन। तो अगली लड़ाई शुरू करते हैं हम। ये जान गए अब आर का मान 50 न्यूटन आया, हम मिटाते हैं, आप सेव रखिए, ये बात खत्म हो। लेकिन आर का मान फिट कर लेते हैं भैया, 50 न्यूटन आया है क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप भूल जाएंगे तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। आर इक्वल टू 50 न्यूटन। ऊपर नीचे गति नहीं हुई तो मामला ख़त्म कर दिए उसका, हम आर निकाल लिए, इससे काम चल गया हमारा। अब अगली बात देखते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है भाई? एफ तो 100 न्यूटन हमने लगाया था 30 अंश पर, तो इसका कंपोनेंट जो एफ कॉस थीटा बन रहा है वही तो खींचेगा ना, किधर? हॉरिजॉन्टल दिशा में। अब एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल दिशा में लग गया, और वस्तु गति करेगी कि नहीं करेगी कौन बताएगा? हम बता लेंगे। कैसे बता लेंगे? अभी देखते हैं। क्योंकि एफ का मैक्सिमम मान जो हो सकता है एफ इक्वल टू म्यू आर होता है। कितना होता है भैया? निकाल ही नहीं आया तो कहेंगे एक बार निकल लेते हैं। एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू का मान दिया गया है, कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है? म्यू का मान दिया गया 0.10, आर का मान 50 निकाले हम लोग। कितना निकाले हम लोग? 50। तो ये वैल्यू कितना आएगी? ऐसे करते हैं 500, फिर लगाते हैं पॉइंट, कितना मिलता है? 5। कितना मिलता है? 5 न्यूटन। तो एफ का अधिकतम मान है तो 5 न्यूटन है। कितना मान है? 5 न्यूटन। घर्षण बल अधिकतम 5 न्यूटन लग सकता है, और हम इसको खींचने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं? एफ कॉस 30 अंश, और एफ कॉस 30 अंश का मान, एफ का मान 100, कॉस 30 अंश का मान √3/2, √3/2। ये मिलेगा कितना? √3 का मान होता है 7 कितना होता है? 1.732, 1.732। तो 1.732 गुणे 100, दिखे कि नहीं दिखे भाई? दिख रहा है, /2। अब सॉल्व करते हैं, ये तो लंबी कहानी बता रहे हैं हम लोग। एफ का मान 5 न्यूटन आया, याद रखेंगे, जरूरत पड़े तो तुरंत रखेंगे हम। एफ कॉस 30 का मान आया, इतना आ रहा है, 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 हटा देते हैं, 173/2 आ जाएगा। 173/2 मतलब 86.5 आएगा। 173/2। देखिए अभी क्या निकाले हमने निकाला एफ का मान 5 न्यूटन, और अभी क्या निकाले इधर? एफ कॉस 30। एफ कॉस 30 का मान कितना निकालें? 86.5। ये बल ही है तो न्यूटन, इतना निकाल लिए हम ये बताना चाह रहे थे आपसे कि जो हॉरिजॉन्टल खींचने वाला बल है वो 86.5 है, और जो घर्षण बल मैक्सिमम बन रहा है वो 5 न्यूटन है। तो वस्तु गति करेगी कि नहीं करेगी? आप बताइए। करेगी भैया, क्योंकि घर्षण बल 5 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है, और जो खींचने वाला बल है 86.5 न्यूटन अप्लाई किए हैं, तो उठा के फेंक देगा ही।
तो ये वैल्यू मिल गई हमको। अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण की बात करेंगे अगर, अब हॉरिजॉन्टल गति तो करेगा तो क्लियर हो गया। अब देखिए कौन कौन बल किधर लग रहा है भैया। एफ कॉस थीटा इधर और एफ इधर, तो ये खींचेगा ये रोकेगा, तो नेट कितना बनेगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? नेट बल क्या लिखेंगे? नेट बल, नेट फोर्स लिखने की जरूरत क्या है? नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा? एफ कॉस 30 डिग्री माइनस एफ बाई एफ कॉस 30 डिग्री बाई क्यों लिख रहे हैं? बाई नहीं, बराबर एफ कॉस 30 डिग्री माइनस एफ, ठीक इतना ही बरोबर, बाई लिखने की जरूरत नहीं। नेट फोर्स एफ, अगर मान लिया कि त्वरण ए है, माना कि त्वरण ए है, तो नेट फोर्स जो बन रहा है वो एम ए के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एम ए, क्या लिखेंगे? एम ए। यम का मान क्या दिया गया है? यम का मान दिया गया, यम का मान इधर ही कर लेते हैं। ए इक्वल टू एफ कॉस 30 का मान निकाले हम लोग 86.5 माइनस एफ का मान 5, तो ये आएगा बाई यम नीचे आएगा जब, तो यम का मान कितना है? यम का मान 10 है। तो चलिए ये आएगा 81, देखिए 5 माइनस कर देंगे तो 81.5, ये 10 से भाग दे देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8.15, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग त्वरण फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा लंबी कहानी हो गई, लेकिन आप आराम समझिए, सब कुछ आपको समझ में आता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं होगी। आइए अगले न्यूमेरिकल का रसास्वादन करते हैं हम लोग। एक गुटके को खुरदरे क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जाता है। यदि म्यू के इक्वल टू 0.40 है, म्यू के मतलब के लिखा गया, इसका मतलब वस्तुगत की अवस्था में, तो गुटका कितने समय पश्चात मतलब टी, तथा कितनी दूरी पर मतलब यस को नोटेशन जो है उसको बोल रहे हैं यस, रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यूज लिखते हैं। u का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड और म्यू के का मान दिया गया है म्यू के 0.40। कितने समय पश्चात हमको फाइंड आउट करना है? टी इक्वल टू व्हाट और यस इक्वल टू व्हाट, कितनी दूरी पर जाके रुकेगा? जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर म्यू के दिया गया, इसका मतलब घर्षण की बात करेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि अच्छा कहा जा रहा है कि वस्तु कितने समय पश्चात रुक जाएगी, इसका मतलब जो मंदक जो बल है, मंदक बल है, कौन सा बल है? घर्षण बल है। तो सबसे पहले वही फाइंड आउट करें। हम फाइंड आउट करते हैं कि F इक्वल टू म्यू आर होता है, F इक्वल टू म्यू आर होता है। ज़्यादा कहानी नहीं बताएंगे, हम तेज बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर K लिखना पड़ेगा और K लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि गतिज अवस्था की बात हो रही है। म्यू के का मान म्यू के इंटू आर का मान mg होता है, हम जानते हैं बड़े अच्छे से, mg ऐसे रख लें। तो ये Fk हुआ, जो घर्षण बल, गतिज घर्षण बल है, वो बराबर लिख रहे हैं हम लोग म्यू के इंटू mg। अब वस्तु में जो मंदक बन रहा है हम लोग जानते हैं F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से A इक्वल टू F बाई एम लिखेंगे। F बाई एम, F कौन है? घर्षण बल है जो कि वस्तु को रोक रहा है, तो हम लोग F का मान Fk रख देंगे, F की जगह पर Fk लिखेंगे और म्यू के mg रखेंगे बाई एम रखेंगे। एम कैंसिल हो जाएगा, A का मान आएगा म्यू के जी बाई म्यू के जी, ओनली म्यू के जी। और म्यू के का मान दिया गया है कितना? 4.4 दिया गया, 4 नहीं है 0.4 है, इंटू जी का मान 10 दिया गया है, इसका मतलब 4 आ गया। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मंदन हो रहा है इतने से। तो माइनस से रख लेंगे हम, माइनस से नहीं भी रखते हैं तो लिख लेते हैं भैया माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का मान, एक आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, ए हो गया। अब हम मंदन कैलकुलेट कर लिए। अब फाइंड आउट करते हैं कि कितने समय पश्चात। हम जानते हैं कि
कितने समय पश्चात वस्तु रुक जाएगी, अंतिम वेग 0 है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से देखें हम लोग, अंतिम वस्तु वस्तु का अंतिम वेग 0 है, रुकना है क्योंकि कहा जा रहा है, तो v बराबर 0, v बराबर 0, v बराबर 0 इक्वल टू यू का मान 10 दिया गया है प्लस a का मान -4 इंटू टी, तो t का मान कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 10/4, लाइए भिन्न सरल करते हैं, 2.5 सेकंड आया, कितना आया 2.5 सेकंड, तो ये आपका एक आंसर हो गया, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 हो गया ये कि कितने समय पश्चात, तो 2.5 सेकंड पश्चात वस्तु रुक जाएगी। अब अगली बात करते हैं हम लोग कितनी वस्तु कितनी दूर जाएगी, दूर जाने के लिए फिर से समीकरण हल करते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका, ये मिटाते हैं आपकी बात, बस कितनी दूर जाएगी, दूर जाने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि सभी वैल्यूज पता है हमको, फाइनली वस्तु रुक जाती है तो इसलिए v का मान 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब कितना, यू स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2a का मान -4, यस का मान हम लोग जान ही रहे हैं, जान नहीं रहे निकालना है, यस, तो यहाँ से यस इक्वल टू आएगा, ये माइनस में आएगा तो इधर कर लेंगे तो भैया प्लस में हो गया, उसके बाद 100 हो जाएगा, 10 × 10 मतलब 100 ही है, बटे 2 × 4, अब आप बताइए भैया, हमको तो नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, आएगा ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, अभी तो निकाले हैं 0.25, ये तो और कठिन बना ले गए हम, 125 कितना आ गया 125 मीटर, तो 125 मीटर आया, एक बार मिलाने की कोशिश करें कहीं कुछ गड़बड़ी न हो गई हो, हम झंझट नहीं लेंगे, हम कहेंगे आपके ऊपर 125 शायद नहीं है, गड़बड़ी कुछ है इसमें, तो हम क्या करेंगे इतना मीटर कर देंगे, तो आप सॉल्व करिए घर पे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं टी का मान आया 2.5 सेकंड और यस का मान जो आएगा वह आएगा 10 × 10/2 × 4, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको कि यस का मान क्या आएगा, ये आप कैलकुलेट करिए और न्यूमेरिकल से देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आनंद लेते हुए। यदि घर्षण कोण cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा गया cos थीटा इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए k लिख देते हैं, तो k इक्वल टू cos इनवर्स k लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स k लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए, यहाँ पे यूज़ किया गया cos थीटा इक्वल टू k लिखा गया तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स k लिखा जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो जरूरत पड़े आप समझिए। अब मानते हैं हम कि घर्षण कोण का मान दिया गया cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। अब हम मानते हैं अगर यदि ले लें, यदि cos, सलूशन शुरू हो गया हमारा भाई, यदि cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा ले लिया जाए तो आप वही कॉन्सेप्ट लगाइए पुराना, क्या करेंगे cos थीटा इक्वल टू 4/5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी रही है तो आप समझिए 11th पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि ये बेसिक है सर, ठीक। cos थीटा इक्वल टू 4/5। अब हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल बनाए, यहाँ पर देखते हैं ऐसे ऐसे, अगर ये थीटा ले लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाए। cos थीटा में क्या लिखते हैं हम लोग कि आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया, ये 5 है 4 है तो कैसे आएगा, ये आएगा 3, कैसे आएगा पाइथागोरस प्रमेय से आप लड़ते रहिए, 3 कैलकुलेट करने के लिए आया कैसे। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग, ये बात तो पता हो गई हमको, अब हमसे पूछा घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। घर्षण कोण का मान पता है, अगर यहाँ थीटा दिख रहा है, अब देखिए हम जानते हैं म्यू इक्वल टू tan थीटा, म्यू इक्वल टू tan थीटा। घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, तो घर्षण गुणांक तो म्यू है, तो अगर tan थीटा पता हो जाए तो म्यू पता हो जाएगा। अब tan थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पागल लड़का रहेगा वो भी कैलकुलेट कर लेगा क्योंकि ये छोटी बात है। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है,
तो लंब कितना है 3, tan म्यू इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की जगह पर ये देखेंगे म्यू ऑफ म्यू इक्वल टू लंब tan थीटा की जगह पर लिखेंगे आप 3/4, तो ये आ जाएगी वैल्यू 3/4। तो इस तरह से हम लोग म्यू का मान कैलकुलेट कर लेते हैं 3/4। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और भी कोई समस्या नहीं इस पर। और अब इंजॉय करते करते हम लोग थक चुके होंगे, तब क्या करेंगे, आराम करिए, फिर नेक्स्ट अपनी बुक से और सारे न्यूमेरिकल्स ढूंढिए और उसको लगाइए। ओके।